ठीक है, कुछ और था क्या? और एक डाउट था जो आपका, वो तो हो चुका ना। हम लोग है ना जो रजिस्टर वाला आपका डाउट भेजा गया है उसके लिए थोड़ा वेट करेंगे। आज जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो उस समय रजिस्टर के लिए भी है ना पूरा स्पेस है, वहां उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ और किसी का? कोई और डाउट किसी का? सर एक आज एक क्वेश्चन मारा था कैपेसिटर का, उसका कैलकुलेशन सर नहीं हो रहा था। वो कैलकुलेशन हमसे भी नहीं होता, हमको आज तक आया ही नहीं कैलकुलेशन। सर हम किए, मेरा आंसर गलत आ। ठीक है, वो भी तुम्हारा ही काम है, मेरा नहीं। आप क्वेश्चन भेजिए, अगर आपको लगता है कॉन्सेप्ट में आपको नहीं समझ में आया है आप क्वेश्चन भेजिए, हम कॉन्सेप्ट फिर से सिखा देंगे, कैलकुलेशन तो हमसे होने से रहा। डाउट है क्वेश्चन भेज दो, डाउट है क्वेश्चन भेज दो, तुम्हारे बोलने से नहीं ना होगा। आप आधा अधूरा देखे होंगे, आधा अधूरा सोचे होंगे, ठीक है, उससे तो नहीं होगा। तो लास्ट टाइम लोग करेंट डेंसिटी तक शायद डिस्कस कर रखे थे क्या? देखिए यही ना आपका डाउट है। ठीक है, वेट कीजिए, इसके लिए वेट कीजिए, वेट कीजिए। ये आपका डाउट था, ये आपका भी डाउट था। डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे डाटा कैलकुलेटेड है, सब कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये आपका नेक्स्ट डाउट है, देख रहे हैं कितना कॉमन चीज है, आपका जो डाउट है वो पहले से मौजूद है। ठीक है, तो ये सब चीज होता है और इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है, ये आपको करा दिया जाएगा। लेकिन हम इस पे कुछ नया चीज आपको पहले सिखाना चाहते हैं। आप इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को देखिए, अभी हम रजिस्टर का बात नहीं करें, अभी अब एकदम रजिस्टर का बात नहीं करें, वो हम आपको बाद में बताएं। अभी हम आपको दूसरा चीज सिखा रहे हैं। दूसरा चीज क्या है कि आपके पास एक इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक, आपके पास इस तरह के नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक है ना कंडक्टर मौजूद है। ओके, आप इसको बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी क्या किया, इसमें करंट भेजा, करंट मान लो आई है, ये आई करंट इससे पास करता हुआ इधर से करंट आई निकल गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक पॉइंट P1 मेंशन है और राइट हैंड साइड में P2 है। P1 और P2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास है, एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, ये आपको दिख रहा है। आपको क्या करना है, P1 और P2 पे व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ग्रेडियंट, रेजिस्टेंस ग्रेडियंट है वहां पे। रेजिस्टेंस ग्रेडियंट पे आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, आपको बताएंगे। कोई हमको इस चीज का क्वेश्चन का आंसर दे सकता है क्या? व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन दीज पैरामीटर्स, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सब पे क्या होगा? क्या P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वही इलेक्ट्रिक फील्ड P2 पे है? ऐसा करके आप अपना आंसर रखने का कोशिश करें। चलो जी बोलो, ट्राई करो, सोचने का कोशिश करो। वो सर जो P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो बड़ा होगा, P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, ऐसा क्यों बोला? तो वहां ज्यादा कंसंट्रेटेड है जगह। वेरी गुड, वेरी गुड। P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मोर कंसंट्रेटेड, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया P1 पे ज्यादा है, इसलिए P1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़ा होगा कंपैरिजन टू P2। तो पता चल गया कि P1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बड़ा। तो पहला चीज ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2। कारण है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हायर एट दिस पॉइंट। ओके, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बोलो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन पढ़े हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसी का ज्यादा होगा। आप देखिए, आप पढ़े हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस ई टॉ बाई एम। ओके, यस सर। माइनस साइन तो बस डायरेक्शन बताता है, अगर उस माइनस साइन को आप भूल जाइएगा, डायरेक्शन को हटा दीजिए, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा क्या वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे P2 के इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा था, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 पे होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 से ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, थर्ड बताओ, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन करंट, करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोच के बोलो। सर वही होगा सर, पहले वाले का ज्यादा करंट होगा P1 पे और दूसरे वाले में कम होगा उसके कंपैरिजन में। ठीक है, और कोई आंसर अपना, सब कोई अपना अपना कोशिश करें आंसर देने का।
सब कोई अपना अपना कोशिश करे आंसर देने का। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन करंट? बोलो बोलो, कुछ बोलो आंसर। कुछ नहीं, अच्छा सोचो, यहां से करंट आई इंटर कर रहा है और यहां से करंट आई बाहर जा रहा है। किसी भी क्षण कहीं भी ले लीजिएगा ना, करंट का वैल्यू आई ही रहेगा। अगर आप करंट का वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो जरा सोचिए कि एक्स्ट्रा चार्ज आप कहां से लेंगे। जितना, अगर 5 एम्पियर करंट इंटर किया तो हर जगह हर क्षण 5 एम्पियर ही करंट होगा ना, तभी ना 5 एम्पियर करंट राइट से बाहर निकलेगा। यस। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? तो याद रखना कि जो करंट है वो थर्ड, हम लोग का करंट चाहे आप P1 पे बात करें या P2 पे बात करें, करंट का वैल्यू सेम होगा और ये उतना ही होगा जितना कि कंडक्टर में बाहर से करंट आ रहा। करंट कहीं जनरेट नहीं हो सकता, जो यहां से पार हो रहा वही सर्किट में घूम रहा हर जगह। ठीक है, तो सेम एज आई, ये आई के बराबर है। चलो अगला बताओ, करंट डेंसिटी के बारे में बोलो तुम। करंट डेंसिटी जे के बारे में बोलो तुम। करंट डेंसिटी के बारे में बोलो, ये आंसर देना होगा तुमको। तो करंट डेंसिटी भी बराबर होगा फिर, क्योंकि वो आई के नहीं, आई की प्रोपोर्शनल होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप एकदम लास्ट में पढ़ के गए हैं, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट सब जगह, करंट P1 पे और P2 पे करंट हर जगह बराबर है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर नहीं। P1 पॉइंट पे एरिया छोटा है, P2 पॉइंट पे एरिया बड़ा है। बिकॉज मेरे पास A1 जो है वो A2 से छोटा है, इसलिए J1 जो है वो J2 से बड़ा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना। तो करंट डेंसिटी है ना इस तरह से बदल जाता है, करंट डेंसिटी है ना चेंज कर जाता है। ठीक है, अब हम आपसे ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, रेजिस्टेंस ग्रेडियंट, रेजिस्टेंस नहीं रेजिस्टेंस ग्रेडियंट, आपको हम रेजिस्टेंस का एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला हम आपसे पूछ रहे हैं, शायद आप पहले से जानते होंगे, वैसे आज हमको इसमें डिटेल जाना है। क्या आप लोग रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू, ये सबको जानते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। जब आपसे बोला जाए रेजिस्टेंस ग्रेडियंट, तो आपको पता चलता है रेजिस्टेंस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब क्या होता है आप लोग को मालूम है? ग्रेडियंट का मतलब होता है, दूसरे मोबाइल में हो रहा, ठीक है। जो तुम्हारा रेजिस्टेंस ग्रेडियंट है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होता है, रेजिस्टेंस का चेंज पर यूनिट लेंथ। तो R बाई एल, जैसे ही तुम इसमें R में L से डिवाइड करो, क्या ये रो बाई ए आएगा? यस सर। अब बताओ P1 पॉइंट और P2 पॉइंट पे रेजिस्टेंस ग्रेडियंट कहां पे ज्यादा है? P1 और P2 कहां रेजिस्टेंस ग्रेडियंट ज्यादा है? जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां कम है, जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहां पे रेजिस्टेंस ग्रेडियंट ज्यादा है। जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहां रेजिस्टेंस ग्रेडियंट ज्यादा है, जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है रेजिस्टेंस ग्रेडियंट ज्यादा है। क्या बोलो, मेरी बात समझ में आई सब कुछ? यानी P1 में ज्यादा है ना? क्या बोले? यानी P1 में ज्यादा है। हाँ ऑब्वियसली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इसलिए रेजिस्टेंस ग्रेडियंट क्या जाता है। देखो वही लिखे हैं, अभी समझने का कोशिश करो, वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो ये 1 वाला है ना ज्यादा है कंपैरिजन टू 2, ओके ठीक है। तो अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल कोई कंडक्टर रहेगा, देन हाउ वी कैन फाइंड द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टेंस ग्रेडियंट। ये था तुम्हारे सामने एक्सप्लेनेशन, सब कुछ नीचे भी है, आप देख सकते हो खुद को। नाउ यू हैव ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ जो, अगर किसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला जाएगा ना, मान लीजिए जैसे हम आपको बोले चलो भाई आज करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, तो जैसे हम तुमको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, आपको एक ही चीज दिमाग में ख्याल आता है कि ओ करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेजर सेक्शन मतलब ओम्स लॉ, ओके। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेजर सेक्शन कहने का मतलब ओम्स लॉ का डिस्कशन है। बट ये ओम्स लॉ होता क्या है? अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है तो क्या उसके अंदर करंट फ्लो करता है?
सर, जब तक बैटरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जब तक हम लोग बाहर से कोई पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे करंट फ्लो नहीं करेगा। आपके घर में एक लोहे का छड़ रखा हुआ है, आप उसको उठा लीजिए, क्या उसके अंदर करंट है? नहीं। आपको लास्ट में सिखाया गया था, आपको लास्ट में सिखाया गया कि उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिनके पास थर्मल बहुत सारा वेलोसिटी होता है, लेकिन उन सारे वेलोसिटीज का जब आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो जीरो आता है। अब होता क्या है, जब उसके अक्रॉस में हम कोई पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अपना थर्मल वेलोसिटी के साथ साथ पॉजिटिव इन की तरफ आता है, तब जाके उसके अंदर एक करंट एस्टैब्लिश करता है। यही था ना बात? यस सर। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके अक्रॉस में हमारे पास 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और एक कंडक्टर है जिसके अक्रॉस में हमारे पास 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो किन दो पर्टिकुलर कंडक्टर्स के लिए अगर हम लोग सारा मटेरियल सारा डायमेंशन अगर सेम रखें तो किसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है? 5 एम्पियर वाले के लिए ज्यादा अप्लाई करके रखे हैं या 10 एम्पियर वाले करंट के लिए ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है? सर 5 एम्पियर के लिए 10 एम्पियर के लिए। यस सर। जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। सुनो जी सुनो, इतना सब छोटा छोटा बात है, इन सबको ऐसे पहले दिमाग में रखना होगा, तब फिर हम लोग बड़ा बात करेंगे। कुछ बड़ा बात तो पूरा भर देंगे, पहले छोटा बात तो क्लियर हो। तुम ही सोचो, इस कंडक्टर के अक्रॉस में हम आपके सामने एक सर्किट बना देते हैं, सुंदर सा सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट बना देते हैं। ये है 10 वोल्ट का बैटरी और ये है मान लो 20 वोल्ट का बैटरी, और यहाँ पे मेरे पास की है, ये की K1 है जो इसके साथ क्लोज हो सकता है, ये की K2 है जो इधर क्लोज हो सकता है। अब तुम बताओ, K1 क्लोज करेंगे तो मेरे कंडक्टर के इन दोनों पॉइंट्स P1 और P2 के बीच 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यस सर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बीच में ना नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग K1 को क्लोज करते हैं तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा। यस सर। ठीक है, तो उस समय करंट फ्लो किया, मान लो I1 है, और जब हम लोग K2 को क्लोज करेंगे तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा? 20 वोल्ट सर 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। उस समय का करंट है I2। तुम बताओ करंट I1 बड़ा है या I2? I2 बड़ा। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा करंट कंस्ट्रक्ट होगा। बोलो सही है कि नहीं? ठीक है, तो हायर द पोटेंशियल डिफरेंस जो आप कंडक्टर के अक्रॉस में अप्लाई करते हैं, करंट उतना ही ज्यादा एस्टैब्लिश होता है। तो ओम्स लॉ का फंडामेंटल्स ये सिंपल सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू है ना, आप समझ सकते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? Potential difference which is applied across the end of conductor is directly proportional to current which is flowing in conductor। जितना ज्यादा करंट हमारे कंडक्टर में फ्लो करेगा, किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल का डिफरेंस लीजिएगा उतना ही ज्यादा होगा। अगर हमारे पास करंट किसी कंडक्टर में ज्यादा फ्लो कर रहा है तो उस समय कंडक्टर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, अगर किसी केस में कम करंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा वो कम आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अब देखिए, तो इस समय जब आप ये ओम्स लॉ का कंडीशन लिखते हैं तो उस समय बाकी पैरामीटर जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, एक्सटर्नल जितना भी पैरामीटर्स है उन सबको कांस्टेंट रखना पड़ता है। मतलब एक्सटर्नल पैरामीटर्स में किसी भी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। देन पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है V इक्वल्स टू I R। R इज अ कांस्टेंट, और R जो कांस्टेंट है वो है क्या? R इज नथिंग एल्स बट सिंपली रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R है क्या? तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हमारे जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस है R। R कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, ये ध्यान रखिएगा। R जो है वो कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, उसको V और I से मतलब नहीं है। अगर मेरे इस मार्कर को एक कंडक्टर मान लो और इसका कंडक्टर है और इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो चाहे आप इसमें कितना भी करंट और कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर दीजिए, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस
Yes, sir. ठीक है, तो बहुत कोई इसको मिसरीड करता है, बहुत कोई इसको मिसरीड करता है। जैसे कोई देख लेता है कि R इज इक्वल टू V बाई आई है, आपको लगता है कि रेजिस्टेंस जो है वो V और I के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये गलत है। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स, R does not depends on V and I. It is property of conductor. मतलब ये कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके डायमेंशन इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा ही चीज आप पिछले चैप्टर में एक पढ़े थे, याद है, कैपेसिटेंस। सर एरिया और वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। हाँ वही। कैपेसिटेंस में भी यही था ना, Q बाई V था। यस सर। वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता था, वो अपना जो कैपेसिटर आप बनाते थे उसके मीडियम और डायमेंशन पे डिपेंड करता था। उसी तरह रेजिस्टेंस भी है ना, V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। बेसिकली हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं ना कि टेम्परेचर ये सब कांस्टेंट है, तो अभी टेम्परेचर का हम बात नहीं कर रहे। ओके, लेकिन कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस, वो भी और I के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चलो और भी आगे देखते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कंडक्टर बेसिकली आपके पास दो तरह का, एक कहलाता है ओमिक कंडक्टर और एक कहलाता है नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो होता है जो हमारे ओम्स लॉ को ओवर लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलो करे। ऐसा पर्टिकुलर कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, ऐसा पर्टिकुलर कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ओम्स लॉ को लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर फॉलो करता है, उसको हम लोग कहते हैं ओमिक कंडक्टर। तो ऐसे केस में V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाई आई बोलेंगे। और सुनिएगा हम क्या बोले कि R इज इक्वल टू कांस्टेंट बोले हम, कांस्टेंट सर। जब आप R कांस्टेंट बोले हैं, ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब जब हम उसका VI ग्राफ बनाएंगे, तो वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बस स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। बोले सर आगे क्या है? आगे का खेल बताएंगे, अभी रुक जाओ। अगर हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो वैसे कंडक्टर को आप है ना ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। उसमें V इक्वल्स टू आई आर है ना, ओवर लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलो होता है, उसका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, सर आगे के बारे में नहीं बोलिएगा कुछ, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे जब तक हम आपको कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये था ओमिक। अब देखिए, सेकेंड वन इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है? ऐसा पर्टिकुलर कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस ही कांस्टेंट ना हो, मतलब वैरी कर जाए। एक भी अप्लाई करो, I अप्लाई करो, अलग आएगा, दूसरा V और I अप्लाई करो, अलग आएगा। मतलब एक ही मतलब सब्सटेंस एक है, लेकिन आप V और I को बदलिएगा, उसका R बदल जाएगा, फिर V और I को बदलेगा, फिर R बदल जाएगा। मतलब वो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो करता है। जितना भी सेमी कंडक्टर्स होता है ना, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, वो सब इसी कैटेगरी का होता है। जितना भी सेमी कंडक्टर्स है, याद रखना सब है ना नॉन ओमिक कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस वेरिएबल है। अभी देखो, आप लोगों को एक बात समझना चाहिए, VI ग्राफ का स्लोप अगर हम तुमसे बोल दे कि VI ग्राफ का स्लोप किसको दिखाता है, तो याद रखना स्लोप हमेशा रेजिस्टेंस को दिखाता है। ओके, कोई दिक्कत किसी को समझने में? जब हम लोग V और I का ग्राफ बनाएंगे, तो इसका स्लोप रेजिस्टेंस दिखाएगा। अब अगर इसका स्लोप है वेरिएबल, अगर इसका स्लोप आप बोल रहे हैं वेरिएबल है, तो क्या बोलेंगे ना कि सर रेजिस्टेंस भी वेरिएबल है। अगर आपको दिख रहा है कि इसका स्लोप है ना समय के साथ ऐसे करंट के अप्लाई के साथ बढ़ते जा रहा है, अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो आप बोलेंगे ना रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस वेरिएबल हो, कांस्टेंट ना हो, ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस वेरिएबल हो, कांस्टेंट ना हो, वैसे कंडक्टर को आप कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा था, और रेजिस्टेंस जो है वो डायनेमिक है, और डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप डेल बी बाई डेल आई करते हैं। जब आप सेमीकंडक्टर पढ़िएगा, इसमें बहुत चर्चा है। सेमीकंडक्टर एकदम आपके 12 का सबसे लास्ट चैप्टर है ऑलमोस्ट,
उस समय आपको है ना डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। क्यों डायनेमिक वर्ड इसलिए है क्योंकि ये रेजिस्टेंस लगातार वैरी करता है। डायनेमिक वर्ड का कारण क्या है, रेजिस्टेंस वेरिएबल है। पिछले केस में हम लोगों का रेजिस्टेंस कांस्टेंट था, पिछले केस में हम लोग का रेजिस्टेंस कांस्टेंट था, ओके, लेकिन इसलिए यहाँ स्लोप कांस्टेंट था, स्ट्रेट लाइन था। इस बार का हम लोग का जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल है, इसलिए इसका स्लोप वेरिएबल है, ओके। अगर ये स्लोप बढ़ रहा है तो आप बोलेंगे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कभी अगर ये घटता तो रेजिस्टेंस घटता। तो डायनेमिक वर्ड इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि ये रेजिस्टेंस है वेरिएबल, ओके। कोई दिक्कत किसी को? बेस्ट एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के अंदर डायोड्स है, ट्रांजिस्टर्स है, ये सब इसी का कैटेगरी में बिलोंग करता है। चलिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर जरा यहां तक अगर हो गया तो कुछ और भी बताएंगे? बिल्कुल, आपको सबके दिमाग में ना ये ऊपर वाला ग्राफ होगा, हम आपको समय आने पे इसको बताएंगे, अभी जस्ट वेट। हाँ, अगले टॉपिक में बढ़ते हैं और उसी टॉपिक से इसका आंसर आएगा। यहां तक किसी को डाउट? बोलो, व्हाट इज ओम्स लॉ? कब? जब एक्सटर्नल पैरामीटर्स सच एज प्रेशर, टेम्परेचर एंड अदर पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट। बार बार हम बोल रहे हैं टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिएगा तभी ये आर कांस्टेंट की तरह काम करेगा, नहीं तो आर हो जाएगा वेरिएबल। इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट तो बोलना बेहद जरूरी है, ओके। ये सर टेम्परेचर प्रेशर दो। हाँ ठीक है, चलिए अच्छा है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे हम तुमको दिखाते हैं ये सब जो बच्चा वाला खेल था, तो हम लोग 9-10 में भी पढ़े हैं। तो यहाँ 12 में आके फायदा क्या हुआ? 12 में फायदा होगा जब आप आगे पढ़िएगा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मतलब ओम्स लॉ भी इक्वल्स टू आई आर, ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म मतलब आपको किसी कंडक्टर का आर बता दे कोई, फिर उसके बाद 5 एम्पियर करंट बता दे, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिएगा झटाक से। जैसे मान लो मेरा ये मार्कर जो है वो एक कंडक्टर है, इसका है ना अपना रेजिस्टेंस है 10 ओम और इससे 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो बताओ इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज का डिफरेंस? बोलो यार। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। 50 वोल्ट। 50 वोल्ट कहाँ दिमाग है? अब इसके लिए भी 5 बार क्वेश्चन रिपीट करना होगा। आई दे दिए, आर दे दिए, तो भी पूछ रहे हैं। आई है 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 10 ओम, ठीक है। तो बताओ जरा पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 50 वोल्ट। तो इसमें क्या तीर मारना है? तीर मारना है जहां वहां मारना है, यहाँ क्या तीर मारना है? हाँ, तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ मतलब एकदम इलेक्ट्रॉनिक सब एटॉमिक पार्टिकल के पैरामीटर्स के फॉर्म में, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में है ना ओम्स लॉ को देखना है। तो देखो स्टार्ट करो एक छोटा सा डेरिवेशन जैसा। क्या हम लोग पढ़े हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आई बाई एन ए। क्या पढ़े हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई टॉ बाई एम, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस का भी दोनों बराबर होगा, दोनों के आरएचएस को इक्वेट कर दो। ई टॉ बाई एम इज इक्वल्स टू आई बाई एन ई ए। तो यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो एम ऊपर चल गए जाके ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 माने। कोई दिक्कत किसी को? कंफर्म ना? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? सर एक बार फिर से बताइए ना। देखो भाई आराम से देखो क्या ये पढ़ा है तुम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आई बाई एन ई ए। यस सर। फिर ये पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई टॉ बाई एम। यस सर। अगर दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर होगा। यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे ई को छोड़ दिए लेफ्ट में और बाकी सबको ले गए राइट में, तो ये इक्वेशन ऐसे बनके तैयार हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नहीं सर। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इस कंडक्टर का लेंथ एल है, तो जो इसके एंड्स के अक्रॉस का पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, क्या हम लोग उसको E इंटू एल या फिर E को हम लोग V बाई एल लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है ना? तो देखो जहां E है वहां पे V बाई एल लिखे हुए, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, लेंथ L था, ओके।
तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, आप लोग है ना इस पे मत देखिएगा, ठीक है, हम रुकिए, हम आपको है ना थोड़ा सा समझा देते हैं। आप लोग इसको एकदम मत देखिएगा, हम ले आएंगे, हम टाइम पे आपको यहाँ ले आएंगे, हर जगह हम आपको टाइम पे ले जाएंगे, आप चिंता ना, ठीक है ना। आप लोग बस देखते रहे आराम से, जो दिखाया जा रहा है उस पर ध्यान। तो E इज इक्वल टू V बाई एल आ गया। अब देखो यहाँ पे जो LHS में E था, उस E के जगह पे V बाई एल लिख दो। तो देखो यहां से जाओगे तो ये आएगा, सही है। इसका मतलब ये है कि V इज इक्वल टू M बाई एन ई स्क्वायर, M बाई एन ई स्क्वायर टॉ L बाई A, और साथ में I आ गया, पूरा एडजस्ट करके लिख दी। बस अब यहीं से आपका काम आगे देखिए स्टार्ट होता है कैसे। आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कंपेयर करें V इक्वल्स टू IR से, तो आप जरा गौर करेंगे, आप लोग सब कोई थोड़ा गौर कीजिएगा, दिमाग दौड़ाइएगा, जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो M बाई एन ई स्क्वायर टॉ L बाई A था, क्या इस पूरे के जगह पे रेजिस्टेंस है? इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू ये है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जहां स्टैंड करता है उसका वैल्यू ये है। कोई दिक्कत किसी को? कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, इसको इसके साथ कंपेयर किए तो आर के जगह पे ये वैल्यू आया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब जरा देखो, रेजिस्टेंस का एक और इक्वेशन आप पढ़े हैं, रो इंटू एल बाई ए। तो देखो जरा, रो के जगह पे क्या ये सामने वाला टर्म है? इसका मतलब रो का ये इक्वेशन आ गया। तो आपको अभी तक दो फंडामेंटल्स इक्वेशन मिल चुका है। एक्चुअली दो तीन चीज हम आपके सामने इधर लिख देते हैं, जरा गौर कीजिएगा, आपको जो काम का चीज है इक्वेशंस ले आते हैं। सबसे पहला ई का एक इक्वेशन है m बाई एन ई स्क्वायर टॉ आई बाई ए। ये आपका इक्वेशन 1 में छिपा हुआ था, हम आपको ऊपर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वाला देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा इक्वेशन जो आपके सामने इंपॉर्टेंट आया था, बात करने लायक, और वो था हम लोगों का V इज इक्वल्स टू M बाई एन ई स्क्वायर टॉ L बाई A इंटू आई। ये था मेरा सेकेंड इक्वेशन जो आया था, ये भी हमारा कहीं छिपा होगा, हम उसको सामने ले आए। ये वाला देखो, बोलो सही है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपके पास आया, यहां से कंपेयर किए तो R का एक इक्वेशन आया M बाई एन ई स्क्वायर टॉ L बाई ए। मान लो ये थर्ड इक्वेशन आप मान लो यार। और फिर इसी में अगर हम लोग रो से कंपेयर किए तो रो का वैल्यू आ गया M बाई एन ई स्क्वायर टॉ। बोलो सही है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। तो डेरिवेशन में ये चार छिपा हुआ इक्वेशंस है। आप जरा गौर कीजिए, ये सारा का सारा डेरिवेशन का जो सेक्शन है, ये सारा का सारा जो डेरिवेशन सेक्शन है, वो सब माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर पे बेस्ड है। M स्टैंड करता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्टर का मास नहीं है, मतलब ये मार्कर का मास नहीं है, ये मार्कर के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये मास उसका है। बोलो सही है कि नहीं? ठीक है। ये N किसको स्टैंड करता है? ये N स्टैंड करता है कि कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप पर यूनिट वॉल्यूम छोड़िए मत, सही और गलत का डिसीजन होता है, ठीक है। E स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को, टॉ स्टैंड करता है रिलैक्सेशन टाइम को, I है करंट और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास टर्म्स है। अब जरा गौर करना, अब हम आपको ले चलते हैं। ये देखिए M बाई एन ई स्क्वायर टॉ, ये E मल्टीप्लाई नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। जहां भी M बाई एन ई स्क्वायर टॉ है, क्या उसके जगह रो लिख सकते हैं? यस सर। आइए ऊपर, अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास M बाई एन ई स्क्वायर टॉ था, तो उसके जगह रो लिख सकते हैं। यस सर। और जहां करंट पर यूनिट एरिया, उसके जगह J लिख सकते हैं। यस सर। इसका मतलब अगर करंट का, अगर हम लोग करंट डेंसिटी का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पूछे, करंट डेंसिटी का रिलेशन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पूछे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी एंड J इज करंट डेंसिटी। इज दिस क्लियर? यस सर। रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। कोई दिक्कत नहीं किसी को?
इस पे क्वेश्चन आ गया है, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं था, उसमें कंडक्टिविटी था, तो नीचे जाके हम आपको कंडक्टिविटी में भी कन्वर्ट करके दिखा देंगे। अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर। E इक्वल्स टू रो इनटू जे। चलिए बढ़िया। अब आगे आइए और आगे आइए और आगे आइए और आगे। अब आप लोग देखिए यहाँ पर इस स्लाइड को, आपके पास लिखा गया है E इज इक्वल्स टू रो इनटू जे। रो क्या है भाई? तो रेजिस्टिविटी है, और जे क्या है? तो करंट डेंसिटी है। क्या इस रेजिस्टिविटी को 1 बाय कंडक्टिविटी लिख सकते हैं? कंडक्टिविटी, आपको पता है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आर इनवर्स रिलेटेड। यस सर। क्या आवाज नहीं आई? सबका आवाज नहीं आई, इसलिए हमको प्रॉब्लम होता है। जब सबका आवाज सुन लेते तो हमको अच्छा लगता है। बोलो। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। बता। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब और कंडक्टेंस का मतलब आप लोग को पता है? यस सर, रेजिस्टेंस का मतलब पता है, चार्ज को कम फ्लो करने देता है। रेजिस्टेंस का मतलब है चार्ज के फ्लो में जो हर्डल है, चार्ज को फ्लो होने से जो रोकता है। कंडक्टर का ऐसा एबिलिटी जिससे वो चार्ज के फ्लो को हिंडर करता है, रोकता है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। उसी का रिवर्स कंडक्टर का या किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक ऐसा एबिलिटी जिससे वो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो होने दे, रोके नहीं, होने दे, उसको कहते हैं कंडक्टेंस। तो क्या समझ रहा? कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस खुद में ही एक दूसरे का इन्वर्स है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस तो कम होना है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, तो दे आर इनवर्स रिलेटेड। सिमिलरली रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ कंडक्टिविटी। वही खेल है यहाँ भी। कंडक्टर का ऐसा एबिलिटी जिससे वो करंट को फ्लो होने से रोके, वो उसका रेजिस्टिविटी है। और इसी का रिवर्स कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी, बारीक प्रॉपर्टी जिससे वो अपने थ्रू करंट को फ्लो होने दे, अलाउ करे, उसको कहते हैं कंडक्टिविटी। दे आर इनवर्स रिलेटेड। इज दिस क्लियर? कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक, तो भाई यहाँ जाओ। तो देखो, जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है वो 1 बाई कंडक्टिविटी है, तो जहां रेजिस्टिविटी था वहां 1 बाई कंडक्टिविटी पुट कर दो, तो क्या मेरे करंट डेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा J इंटू कंडक्टिविटी। J इंटू कंडक्टिविटी। बोलो बोलो बोलो, समझे? यस सर। यस सर। ठीक है, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसका मतलब है ना आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको तो वैसे हर टॉपिक पे ध्यान रखना चाहिए। सर जिस पे क्वेश्चन आ चुका उस पे ध्यान रखें, कि जिस पे क्वेश्चन नहीं आया है आज तक उस पे ध्यान रखें। आपको तो एक्चुअली हर टॉपिक पे ध्यान रखना चाहिए। जो आ चुका है वो भी बता चुका कि हम इम्पोर्टेंट हैं, और जो नहीं आया है वो पूरा सस्पेंस बरकरार रखा है कि भाई आपको एक दिन बताएंगे कि हम भी इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखना है सब पर। चलो, ये था। अब आपको यहाँ से थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया, सॉरी, हमारे पास रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया, वो रेजिस्टेंस तुम्हारे इस पर्टिकुलर वैल्यू को शो अप कर रहा है कि m बाई एन स्क्वायर का L इंटू L बाई ए। देखने जा रहे हैं कि आखिर इस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। आखिर इस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। पहले इस सब चीज को देखने के पहले आपको मैंने थोड़ा सा ब्लाइंड कर दे, पीछे वाले चीजें कुछ है ना रिवाइज करें, देखते याद है कि क्या आप लोग को याद है कि टेम्परेचर के चेंज के साथ थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ता था? सर बढ़ जाता है। जो पूछेंगे उसका वैल्यू होता है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सुन लिया सब कोई? यस सर। थर्मल वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? थर्मल वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? हाँ, वेरी गुड। थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? डिक्रीज करता है। वेरी गुड। और रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? डिक्रीज करता है। पता, अभी काम का चीज है रिलैक्सेशन है। आप लोग आइए और देखिए अब इस फेनोमेनन को। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आपका रिलैक्सेशन टाइम घटेगा।
आप गौर करो, ऊपर वाले क्वेश्चन में गौर करो कि आर जो है वो हमारे रिलैक्सेशन टाइम के साथ इन्वर्सली, देखो टॉ नीचे, तो अगर टॉ डिक्रीज किया तो क्या ये आर का वैल्यू इंक्रीज करा? यस सर। मतलब अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर का वैल्यू भी बढ़ेगा। देखो टेम्परेचर बढ़ा तो आर का वैल्यू भी बढ़ा। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है। Yes, sir. सिमिलरली अगर रेजिस्टिविटी का भी बात आप करेंगे तो उसमें भी टॉ नीचे ही है, रेजिस्टिविटी में भी टॉ नीचे ही है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करें तो टॉ का वैल्यू डिक्रीज करा, और टॉ डिक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी बढ़ा। इसका मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। बोलो सही है? यस सर। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर रजिस्टर को जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस का क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा सर। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो बताओ तो उसी कंडक्टर से फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कम होगा, करंट कम हो जाएगा। देखिए बहुत छोटा छोटा चीज हम आपसे पूछते हैं, लेकिन आपको आंसर देने में एकदम 110% कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, क्योंकि उसी से आप है ना बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप कोई भी कारणवश रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ाएंगे तो करंट ऑब्वियसली घटेगा, इसमें क्या शक है। अगर आपके करंट के रास्ते में जो हडल है वो अगर बढ़ा, हडल कहने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो करंट बढ़ेगा या घटेगा? अपने से लॉजिक बोलो। घट जाएगा। तो अब इसमें किसी बड़े साइंस का जरूरत नहीं है, ना किसी इक्वेशन का जरूरत है। तो आपको ये एकदम बेसिक तरीके से मालूम होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा है करंट कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है करंट कम है। ओके यस सर। ठीक है। अभी हम आपको इसमें ले चलते हैं एक जगह, जरा देखिए। अब ऊपर चलने का बारी आ गया है। ऊपर मतलब ऊपर में, हाँ यहाँ, ठीक है। जरा गौर करो यहाँ पर, आप अगर किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट बहुत ज्यादा पास कराएंगे, देखिए कम करंट है, फिर करंट बढ़ते गया। जब तक करंट कम था तब तक जैसे जैसे पोटेंशियल का डिफरेंस था उस हिसाब से है ना करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। बट इफ अगर हमारा करंट का वैल्यू इंक्रीज करा, बट इफ आई इज मच हायर, अगर करंट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होने लगता है, कंडक्टर गर्म होने लगता है, कंडक्टर बिकम्स हॉट, गर्म होने लगता है। और कंडक्टर के गर्म होने की वजह से उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे हिसाब से अभी हम लोग कहानी डिस्कशन कर चुके हैं, रेजिस्टेंस भी तो बढ़ना ही चाहिए ना। यस सर। ठीक है। रेजिस्टेंस अगर बढ़ना चाहिए तो VI का स्लोप बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। तो सुनो, ये ऑलरेडी है ना मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें क्या पूछा गया था कि अगर ये ग्राफ आगे बढ़ेगा, अगर ये ग्राफ आगे बढ़ेगा तो आगे जाके ये कौन सा रास्ता तय करेगा? अगर ये ग्राफ आगे बढ़ेगा तो आगे जाके ये कौन सा रास्ता तय करेगा? क्या ये आगे भी स्ट्रेट रहेगा, बी पाथ फॉलो करेगा, या आगे जाके ये कर्व होने लगेगा, ए पाथ फॉलो करेगा, या आगे जाके ये ऐसे होने लगेगा, सी पाथ फॉलो करेगा? क्या लगता है तुमको विच इज करेक्ट? नहीं यार, आगे बढ़ेगा इसका मतलब आई बढ़ा, और आई अगर इंक्रीज किया, करंट अगर बहुत बड़ा हो गया, तो अभी आप राइट हैंड साइड में देख लीजिए, हम लिख के दिखा दिए हैं, कंडक्टर गर्म होने लगेगा, कंडक्टर गर्म हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, VI स्लोप इंक्रीज करेगा, सब दे दिए राइट में। तो क्या ए सही है? यस सर। ए क्यों सही है? क्योंकि इसका स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। नहीं समझा? हाँ बिल्कुल, एक और बात, राइट वाला कहानी समझे सब कोई? यस सर। ठीक है।
अगर आप राइट का कहानी समझ चुके हैं तो आपको यह पता चल गया ना कि करंट अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो करंट के कारण जो हीट प्रोड्यूस होगा कंडक्टर का वो खुद ही उसको गर्म करने लगेगा। बोलो सही है कि नहीं? Yes, sir. और जैसे जैसे मेरा कंडक्टर गर्म होते जाएगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। तो जो मेरा VI ग्राफ है उसका स्लोप बढ़ना चाहिए ना? Yes, sir. ऐसे सीधे तो नहीं रहना चाहिए, आगे जाके ये बढ़ना चाहिए ना? वेरिएबल होगा सर। Yes, sir. बोल बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? काम का लाइन बोल। सर बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। वेरिएबल होगा तो हम लोग भी समझ गए, लेकिन बढ़ना चाहिए ना। तो बढ़ने वाला ग्राफ तो यही है ना, हाँ, sir. आगे जाके यही पाथ ना फॉलो करेगा। Yes, sir. तो लिखा है एज करंट इंक्रीजेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक टेम्परेचर इंक्रीजेस सो आर इंक्रीजेस। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, तो sir. आगे जाके आपको ए पाथ फॉलो करना पड़ेगा ग्राफ के लिए। भले ये ओमिक कंडक्टर है, लेकिन ये थोड़े देर तक ऐसे स्ट्रेट रहेगा, लेकिन अगर आप करंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो आगे इसको कर्व होना ही पड़ेगा। कर्व होने के पीछे का कारण क्या है? इसका खुद का हीट इसको गर्म करेगा और गर्म होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा। बोलो मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. क्या सबको मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई बढ़िया है। तो आपका जो पीछे वाला था सब चीज एक एक करके मेंटेन होते गया, अब तो शायद पीछे कुछ नहीं है। तो ये था आपका डिस्कशन का पोर्शन। यहाँ तक हर चीज को आपको अच्छे से देखना है, ध्यान देना है और चीजों को अच्छे से एनालाइज करना है। आप लोग माइक्रोस्कोपिक ऑफ ओम्स लॉ देख लोगे, टेम्परेचर में यहाँ तक आए। अब आप आइए समझिए। हम लोग को ये पता चल चुका है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बदलेगा। अगर आप चाहते हैं किसी कंडक्टर का, ओमिक कंडक्टर, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसका रेजिस्टेंस फिक्स रहे तो उसके लिए टेम्परेचर का फिक्स होना जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आई? इसलिए जब भी आप ओम्स लॉ का चर्चा करेंगे हमेशा आप जरूर सोचेंगे कि टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक। अब मान लो अगर किसी एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कोई तुमको बता दे और किसी दूसरे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आपसे पूछे, इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको हर जगह मिलने वाला है। चाहे कंपटीशन उठाइए, बुक उठाइए, डीपीपी उठाइए, कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाइए, हर जगह मिलेगा। क्या है सर? देखो, मान लो हमारे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस का वैल्यू है R0। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस है R0 और कोई एक टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस है RT। तो ऑलवेज रिमेंबर, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर RT, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T will be equals to resistance at 0 degree C ब्रैकेट के अंदर 1 plus alpha T. Alpha is called temperature coefficient of resistance. Alpha is called temperature coefficient of resistance. In general, at the two temperature T1 और T2, अगर दो टेम्परेचर हम लोग T1 और T2 पे लेंगे तो आप चाहें तो इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि आप इसको यूज ना करें, कम यूज करना। अरे यार लिख लेना, करना, करना नहीं है, करना लिख ले। सुनो अभी सुनो, जब हम लोगों के पास है ना इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा कि एक टेम्परेचर पे दिया रहे या दूसरे टेम्परेचर पे पूछे, तो आप इसका यूज तो कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से कम कीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन में आप फंस जाइए। तो सर किसका सहारा लेंगे? हम तो आपको हमेशा ये सजेस्ट करेंगे कि कोई टेम्परेचर T1 पे अगर है तो लिखो R0 1 प्लस अल्फा T1, और कोई टेम्परेचर T2 पे है तो सजेस्ट करो R2 R0 1 प्लस अल्फा T2। मेरी बात समझ में आई? और दोनों को आप डिवाइड कर दें। जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T1 बाई T2 और राइट हैंड साइड में दोनों का R0 कट जाएगा तो 1 प्लस अल्फा T1 बाई 1 प्लस अल्फा T2 आ जाएगा। यहां से कैलकुलेशन इज मच इजियर कंपैरिजन टू दिस वन। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, यहां से आपको ज्यादा बेहतरीन आंसर और परफेक्ट आंसर मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको?
ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे कभी कभी आपसे अल्फा का वैल्यू पूछ लिया जाता है, तो अल्फा का वैल्यू का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T2 माइनस T1 बाई R T2 V1 डॉट dt। अल्फा इज इक्वल्स टू डेल आर बाई आर इनिशियल डॉट डेल टी। जरा सोच के बताना, ये सब यहाँ से निकाला हुआ चीज है, सोच के बताइएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस अल्फा? व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ दिस अल्फा? इस अल्फा का, जिसको आप टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं ऑफ रेजिस्टेंस, उसका यूनिट या डायमेंशन क्या होगा बोलो तो? T-1। वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज ये दोनों रेजिस्टेंस टर्म कट जाएगा, केवल 1 बाई टेम्परेचर होगा, 1 बाई टेम्परेचर, टाइम नहीं, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है कैल्विन इनवर्स, कैल्विन इनवर्स या सेकंड इनवर्स, कैल्विन इनवर्स या सेकंड नहीं, कैल्विन इनवर्स ही होगा, चाहे डायमेंशन हो या यूनिट हो, कैल्विन टेम्परेचर है ये। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास रहा जहां हम लोगों ने डिस्कशन करना है। यहाँ पे थोड़ा सा हम रुकते हैं, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, थोड़ा सा हम लोग ना डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहां तक किसी को डाउट समझने में? बोलो बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट समझने में? केल्विन वाला एक बार रिपीट कर दीजिए ना। यहाँ पे कर देते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू था रेजिस्टेंस एट T2 टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर, और साथ में था डेल टी। जरा गौर करो, क्या हम लोग इस अल्फा को लिख सकते हैं ऊपर चेंज इन रेजिस्टेंस, नीचे ये है इनिशियल रेजिस्टेंस, और साथ में लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारे अल्फा का वैल्यू है। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ठीक है, अब देखो, अगर आप डायमेंशनली गए तो डायमेंशन में देखिए, यहाँ पे आप ओम लिखिएगा, नीचे इसके लिए भी आप ओम लिखिएगा और इसके लिए केल्विन लिखिएगा। यस सर। तो ये ओम ओम कैंसिल, तो क्या ये केल्विन का इनवर्स है? यस सर। यस सर। केल्विन का इनवर्स, या फिर आप चाहो तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड का भी इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो चेंज इन टेम्परेचर चाहे केल्विन में लीजिए या डिग्री सेंटीग्रेड में, सेम आंसर आता है। अरे जानते हो? नहीं जानता है, नहीं जानता। हम बोल रहे हैं ना, बेसिक्स एकदम स्ट्रांग रहेगा ना, तब आपको ज्यादा मजा आता है। हम आपको बोलते, चलिए रुकिए, अभी तो क्वेश्चन बाद में आएगा, पहले हम आप क्या केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड ठीक करें। देखो, मान लो मेरे पास एक टेम्परेचर है 1 और एक टेम्परेचर है 2, और इनका टेम्परेचर का चेंज है, चेंज इन टेम्परेचर। देखो, हम यहाँ टेम्परेचर लिखे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हम यहाँ टेम्परेचर लिखे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो चेंज इन टेम्परेचर होगा? 10 माइनस 0 कहने का मतलब 10। अच्छा, चलिए अब आप इसको केल्विन में बदल लीजिए, 273 केल्विन होगा? यस सर। क्या ये 283 केल्विन होगा? यस सर। अच्छा, चेंज लोगे तो 283 में से 273 माइनस करोगे, अब ठीक है कहानी। तो टेम्परेचर जब आप डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे और केल्विन में लेंगे तो आंसर अलग अलग आएगा। टेम्परेचर इसीलिए बोला जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में लेना या केल्विन में, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर जब रहे तो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लो या केल्विन में, आंसर सेम आता है। तो अभी आपको फायदा था ना, अभी आपको फायदा था ना। अभी यहाँ पे जितना डिस्कशन है, यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे जितना भी डिस्कशन है सब में देख रहे हो चेंज इन टेम्परेचर है। यस सर। इसलिए आपको फायदा है कि आप चाहे केल्विन में लिखें या डिग्री सेंटीग्रेड में, आपको फायदा होगा। ओके, आंसर आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्या ये चेंज लिखा हुआ है? नो सर। तो याद रखना, ये डिग्री सेंटीग्रेड में पुट होना चाहिए। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में या कुछ, तो आपको क्वेश्चन में देखे कहां आपको हो सकता था कि प्रॉब्लम हो जाता, तो आप
आप लोग को ये सब बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखना होगा भाई, ये सब चीज तो आना चाहिए था पहले से। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। वेरी गुड। ये वाला भी समझ गए आप लोग कि कैसे हम बोले थे केल्विन वर्ड्स या डिग्री सेंटीग्रेड। यस चलिए छोटा छोटा क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, फटाक से बोलिए, फर्स्ट वाले का आंसर बोलिए। पहला फर्स्ट ए होगा सर। V equals to IR, V by I equals to constant, both A and B are correct. V equals to IR, okay. ठीक है, सर मेरा सही है। हाँ वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्या अभी आप लोग बना चुके हैं? ये 63.5 हम खुद माने थे, बाकी आप क्वेश्चन हमसे पूछ रहे थे, देख लीजिए, पढ़ लीजिए फटाफट। यस सर बताए थे। हाँ, estimate the number of free electrons per cubic meter। क्या हम लोग सीधा यहाँ फॉर्मूला लिख दें, n is equals to rho into Avogadro's number divided by molar mass। यस सर। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो ऐसे ही बन जाएगा, बाकी आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। ओके चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन रीडेबल है, पढ़ पा रहे हो? अरे कहां चल गया तुम लोग? आप लोग का तो देखो ये क्वेश्चन कर लिया सबका आप लोग का। यस सर। एको कर रहा है। चलो ठीक है, अभी ठीक है ना सब कुछ? यस सर। ठीक, तो ये आप लोगों का सॉल्व हो गया है, तो इसको बताने का तो जरूरत नहीं है, आपसे सीधा पूछा गया था। क्या पूछा गया था भाई इसमें? ड्रिफ्ट स्पीड पूछा गया था। फॉर्मूला बोलो। I by NEA। I by NEA and there is no need of any discussion। ओके ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते थोड़ा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। एक मिनट, फिर 4 को वेट करें, हम इसको आपको अलग से पढ़ाने वाले हैं, ये सब चीज आपको अलग से पढ़ेंगे। चलो ये सॉल्व करो, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ना, ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, सीधा सीधा आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू I by NEA लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ये सॉल्व करो थोड़ा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो जैसे
जो क्वेश्चन आपके सामने था वो तो आप लोग सॉल्व कर लिए अपना। अब देखिए जो आपको रात का क्लास है ना, उसमें आपका कंडक्टर का जो पिछले दिन का डिस्कशन था उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जितना तक आप पढ़े हैं उतना तक पढ़ के आइए। ओके, समझ में आ रहा सबको, सुनाई दे रही है सबको? ठीक है। और उसके ऊपर हम लोग है ना 30-35 क्वेश्चन जो अलग अलग तरह का एंट्रेंस में आया है एग्जामिनेशन में, उसको हम लोग कैरी आउट करेंगे। ठीक है, तो सारा का सारा आज रात में वही सब डिस्कशन ही होगा 9 बजे से, और 7:15 बजे से जेई जीतेंगे में आपका जो बैच है उसमें मंजीत सर लेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाएंगे। और जो 7 बजे से है वो नीट पक्का का जो क्लास है वो उसमें बायो की मैडम लेंगी, काजल मैडम लेंगी, तो उनका जो क्लासेस कंटिन्यू है वो चलते रहेगा। शायद कॉकरोच का आज पढ़ाई होगा। ओके, ठीक है। तो आपका एक अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग आज है ना इवनिंग है ना स्टार्ट होगा। 7 बजे से कॉकरोच होगा, 7:15 बजे से है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा, और 9 बजे से आपका कंडक्टर नाइट है ना सेकेंड स्टेज कंटिन्यूड। ओके, ठीक है। इतना क्या बोले? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा। हाँ, जेई जीतेंगे में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा, बाकी आपका कॉकरोच होगा और रात को कंडक्टर होगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर, थैंक यू, मिलते हैं। और अभी है ना 5:15 बजे से दोनों बैचेस का मैथ्स है ना कंबाइन लगाया गया। ओके, चलो ठीक है फिर, थैंक यू। आईडी आपका जो फर्स्ट बैच का आईडी है 3 to 9 वाला आईडी उसी पे होगा। चलो ठीक है फिर, थैंक यू।